अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर फिजिक्स बुक, चैप्टर नंबर 11 आज हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 11 हमारा है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस चैप्टर में बेटे मैं आपको इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बताऊंगी। आइंस्टाइन की एजम्पशन अबाउट स्पीड ऑफ लाइट हम पढ़ेंगे। देन डिफरेंट पास्टुलेट्स अबाउट स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को हम डिटेल से स्टडी करेंगे, ठीक है। और मैथमेटिकल जो मॉडल है रिलेटिविटी का वो भी इन 4 डायमेंशन, वो भी हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देन इंशाल्लाह मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। आपकी बुक का बेटे, अपनी बुक का आप लोग नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे। पेज नंबर आपकी बुक का ये है 248। पेज नंबर 248 आप ओपन करेंगे अपनी बुक का। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। At the beginning of 20th century, new experiments and theoretical calculation revealed that classical physics based on Newton's law could not explain phenomena involving extremely small particles or very high velocities. This led to the development of relativistic mechanics, which offered a more comprehensive framework than classical mechanics and fundamentally changed overview of the universe. Albert Einstein's special theory of relativity, introduced in 1905, addressed these issues by proposing that the laws of physics are the same for all observers and that the speed of light is constant regardless of the observer motion. This theory not only resolved the conflict between classical mechanics and electromagnetic theory, but also revolutionized our understanding of time, space, and motion, forming the basis of what is known as modern physics. This chapter will explore how Einstein theory reshaped our view of the universe and continue to influence our understanding of the physical world. ये जो पैराग्राफ बेटे अभी मैंने रीड किया, इसमें जस्ट हमने क्या किया, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमने किया। कोई ख़ास यहाँ पे हमारे पास इस तरह का टॉपिक अभी जस्ट स्टार्ट नहीं हुआ, जस्ट इंट्रोडक्शन है कि 20th सेंचुरी जो है उसके बिगनिंग से ही हमारे पास न्यू एक्सपेरिमेंट और थियोरेटिकल कैलकुलेशन जो हैं बेटे वो रिवील्ड है उनका, कि क्लासिकल फिज़िक्स जो है वो न्यूटन लॉ पे बेस्ड करती है और वो ऐसे फिनोमेनास को जिसमें एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स या बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी से रिलेटेड पार्टिकल्स हों उसको वो सही तरह से क्या होगा एक्सप्लेन नहीं करती, ठीक है। कुड नॉट एक्सप्लेन यहाँ पे मेंशन किया गया है। हम लोग बहुत सारे डीपेस्ट सीक्रेट जो यूनिवर्स के हैं वो रेवोल्यूशनरी हमारे पास जो हैं वो मॉडर्न फिजिक्स से क्या आ रहे हैं, आइडियाज़ आ रहे हैं। यानी कि बिगनिंग की तो हमने बात की, पहले हमने बात कर ली क्लासिकल फिजिक्स की। मैंने आपको क्या कहा, क्लासिकल फिजिक्स जो है वो बेस करती थी न्यूटन के लॉ पे, और न्यूटन उसको अगर देखा जाए तो बहुत सारे फिनोमेनास जो हैं वो ऐसे थे जो कि एक्सप्लेन नहीं थे। लेकिन जब हम मॉडर्न फिजिक्स की बात करेंगे तो बेटे वहाँ पे हमने जो डीपेस्ट सीक्रेट हैं नेचर के, यूनिवर्स के, वो बहुत ज़्यादा जो हैं उनमें रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ आए बिकॉज ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। और उसमें से सबसे ज़्यादा जो मोस्ट रिमार्केबल आप लोग कह सकते हो जो हमारे पास माइलस्टोन आता है वो क्या है, एल्बर्ट आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी। यानी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक स्पेशल थ्योरी जो है वो दी थी जिसने रीशेप किया था हमारी अंडरस्टैंडिंग को स्पेस, टाइम और मोशन के बारे में, ठीक है। तो ये हम इसको, ये जो फिज़िक्स है इसको हम लोग कह देते हैं मॉडर्न फिज़िक्स। मॉडर्न फिज़िक्स ने वो तमाम हमें जो अनकवर्ड चीज़ें थी, ठीक है, स्पेशल यहाँ पे हम थ्योरी पढ़ेंगे रिलेटिविटी की, हमारी अंडरस्टैंडिंग स्पेस के लिहाज से, टाइम के लिहाज से और मोशन के लिहाज से, वो सारी जो हैं वो आंसरेबल की थी। क्लियर। फिर ये तो हमने एक डिफरेंस पढ़ लिया ना कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। मैंने आपको एक डिफरेंस बता दिया कि क्लासिकल फिजिक्स में और मॉडर्न फिजिक्स में क्या हमारे पास डिफरेंस आता है। इसके बाद एक यहाँ पे एक और फिनोमेना यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज़ के लिमिटेशंस। देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स की बेटे कुछ लिमिटेशंस थी। क्या लिमिटेशंस थी, क्यों वो फेल हुई और क्यों उसमें सब चीज़ों के आंसर नहीं थे, बिकॉज ऑफ सम लिमिटेशंस। वो कौन सी लिमिटेशन थी, क्लासिकल मैकेनिक्स जो है बेटे वो
फेल था कि वो डिस्क्राइब कर सके पार्टिकल का बिहेवियर एट एटॉमिक स्केल और ऑब्जेक्ट जो कि क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट जो है वो मूव करते हैं उनके बिहेवियर को क्लासिकल फिजिक्स में डिस्क्राइब नहीं किया गया। और इसकी वजह से डेवलपमेंट हुई किसकी, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स की, और उसके रिजल्ट में हमें ज़्यादा कंप्रीहेंसिव जो है वो एक फ्रेमवर्क मिला और क्लासिकल मैकेनिक्स और फंडामेंटली जो है हमारे डिफरेंट टाइप के जो व्यूज़ थे यूनिवर्स के वो क्या हुए फिर चेंज हो गए। ठीक है। और फिर आपके पास क्या आता है कि जब क्लासिकल फिजिक्स के अंदर कुछ लिमिटेशंस थी उसके बाद आपके पास आएगी मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स में सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन यहाँ पे जो रिमार्केबल वर्किंग थी बेटे वो क्या थी, आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की थी। आइंस्टाइन कौन था, अब आप सब फैमिलियर हो नाम से इसके। 1905 में यहाँ पे मेंशन भी है बेटे इसका वर्क। 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इंट्रोड्यूस किया था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को। ठीक है। और इस थ्योरी के दो मेन जो हैं वो आइडियाज़ थे। हम ये कह सकते हैं कि थ्योरी कंसिस्ट ऑफ टू मेन की आइडियाज़, यानी कि दो मेन इसके आइडियाज़ हैं। एक है कि लॉ ऑफ फिजिक्स जो हैं वो सेम है फॉर ऑल ऑब्जर्वर। यहाँ पे पॉइंट वाइज नहीं लिखा, मैं आपको बता रही हूँ कि दो मेन हमारे पास की पॉइंट आते हैं इसके रिलेटिविटी थ्योरी के। वो कौन कौन से हैं? पहला है कि फिजिक्स के जो लॉज हैं वो हर तरह के ऑब्जर्वर के लिए सेम हैं। कैसे आप राइट करोगे? द लॉज ऑफ फिजिक्स आर द सेम फॉर ऑल ऑब्जर्वर। सेकंड यहाँ पे की पॉइंट हमारे पास क्या था कि जो स्पीड है लाइट की बेटे वो कांस्टेंट है रिगार्डलेस ऑफ द ऑब्जर्वर मोशन। लाइट की स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है। ऑब्जर्वर जो लाइट को मतलब हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं जो देख रहे हैं उस स्पीड ऑफ लाइट को वो चाहे जितना मर्जी भी मोशन करे, मतलब उसकी स्पीड तेज़ है उसकी कम है या वो स्टेशनरी है, इस चीज़ पे स्पीड ऑफ लाइट जो है वो डिपेंड नहीं करती। इन शॉर्ट इसको हम किस तरह से लिखेंगे इस पॉइंट को कि स्पीड ऑफ लाइट इज़ कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द ऑब्जर्वर मोशन। वो ऑब्जर्वर की मोशन पे डिपेंड नहीं करी होती, वो क्या होती है, वो हमेशा कांस्टेंट होती है। तो ये जो थ्योरी है इसने ना सिर्फ बेटे कॉन्फ्लिक्ट क्लासिकल मैकेनिक्स का और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का सॉल्व किया बल्कि इसने बहुत ज़्यादा एक रेवोल्यूशन लेके आई है फिजिक्स के अंदर, और इसने एक न्यू फिजिक्स को जो है वो फ़रोग दिया। आप समझ सकते हो एक नया फिजिक्स सामने देखने को आया क्लासिकल फिजिक्स के बाद, डैट इज़ नोन एज मॉडर्न फिजिक्स। और मॉडर्न फिजिक्स में ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट था वो तो ख़त्म हुआ, लेकिन इसके साथ साथ जो है हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है टाइम के बारे में, स्पेस के बारे में और मोशन के बारे में, ठीक है, वो भी सारी जो हैं वो सॉल्व हुई और हमें एक बेसिस पता चल गई किसकी, मॉडर्न फिजिक्स की। इज डेट क्लियर? तो इस चैप्टर में बेसिकली हम फोकस करेंगे बेटे आइंस्टाइन की थ्योरी जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उस पर जो है वो ज़्यादा हमारा फोकस होगा, उसी को हम आगे डिटेल से स्टडी करेंगे। क्लियर? ये जस्ट हमने क्या किया, एक इंट्रोडक्शन किया। फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का हमारा है 11.1 रिलेटिव मोशन। ठीक है, रिलेटिव मोशन क्या होता है, इसकी डायरेक्शन क्या है, इसमें हम डिफरेंट टाइप के जो कंसेप्ट हैं वो सारे आपको मैं पढ़ाऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। 11.1 Relative motion. Consider throwing a ball to your right. For someone facing you, this direction appear to his left. This illustrates the direction in a relative concept. Similarly, the state of rest or motion of an object depends on the observer. For example, the wall of a moving train seems stationary to passengers inside the train, but appear to be moving to someone standing on the ground. Thus, we cannot definitely say whether an object is absolutely at rest or in motion. All motions are relative to the observer or to the reference frame being used. This becomes evident with the following examples. An observer in a closed train compartment uses the compartment as a frame of reference to determine train's motion. The observer drop a ball and measure the horizontal distance traveled by the ball. Keeping the vertical distance the same in each case, it is assumed that the vertical distance is covered in t second in all scenarios. हमने यहाँ पे क्या स्टडी किया? हमने स्टडी किया यहाँ पे हम जो नया टॉपिक अभी पढ़े हैं, डैट इज़ रिलेटिव मोशन। ठीक है,
यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आता है व्हाट इज़ यू मेंट बाय रिलेटिव मोशन। आपके पास रिलेटिव मोशन की डेफिनेशन आएगी, आपके पेपर में डेफिनेशन आ सकती है, मैं आपको इसकी डेफिनेशन राइट करवाऊंगी, बेटे डिक्टेट करवाती हूँ, आप लोग इसको अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लो। रिलेटिव मोशन हम कहते हैं किसी भी मोशन को, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को, जब हम उसे कंसर्न करें किसी और ऑब्जेक्ट के साथ या ऑब्जर्वर के साथ, ठीक है। यानी कि दो मोशन का हम कंपैरिजन कर रहे हैं, एक मोशन को दूसरी मोशन के साथ जब हम कंसर्न कर रहे हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव मोशन कहते हैं। रिलेटिव मोशन को आप किस तरह से डिफाइन करेंगे, राइट कर लें आप लोग। रिलेटिव मोशन रेफर्स टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंसर्निंग अबाउट ऑब्जेक्ट कंसर्निंग एन अदर ऑब्जेक्ट, आप लिखो, और ऑब्जर्वर। दोबारा से एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। Relative motion refer to the motion of an object concerning an other object or observer. क्लियर? ये क्या होगी, हमारे पास डेफिनेशन होगी रिलेटिव मोशन की। इसके बाद हम बात करेंगे रिलेटिव डायरेक्शन की, कि रिलेटिव डायरेक्शन क्या होती है। बेटे आपने इस चीज़ को रिलेटिव डायरेक्शन को समझाने के लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे। आपने कंसिडर करना है क्या, कंसिडर अ बॉल, मतलब आपने एक बॉल को थ्रो करोगे अपने राइट साइड पे, टू योर राइट, ठीक है। और जो भी कोई भी हो सकता है, कोई भी, ठीक है, समबॉडी समवन जो है वो फेसिंग यू, डायरेक्शन जो है वो क्या होगी, आपको अपीयर टू बी लेफ्ट। सिंपल सी बात है बेटे, इसको समझो। क्या कहा कि कंसिडर थ्रोइंग बॉल टू योर राइट। आपने कंसिडर करना है कि एक बॉल जो है वो थ्रो हो रहा है टू योर राइट, आपके राइट साइड पे, लेकिन कोई भी और पर्सन है जो आपको फेस कर रहा है, उसको वो डायरेक्शन क्या फील होगी, उसको वो डायरेक्शन फील होगी टूवर्ड हिज लेफ्ट। तो ये जो कंसेप्ट है कि यानी कि आपने बॉल को थ्रो किया टू योर राइट, अपने राइट पे, लेकिन जो पर्सन आपको फेस कर रहा है, ठीक है, उसको ये डायरेक्शन कैसे लगेगी, उसको लगेगी टूवर्ड हिज लेफ्ट। इस चीज़ को, इस डायरेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव डायरेक्शन या रिलेटिव कंसेप्ट जो है, इसको हम कहते हैं। इसी तरह आपके पास दो और कंसेप्ट आते हैं, एक आता है स्टेट ऑफ रेस्ट और एक आपके पास आएगा स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। कॉमन एग्जांपल इसकी बहुत सारी कॉमन एग्जांपल हैं बेटे। अगर मैं सिटिंग पोजीशन पे हूँ, मैं अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, ठीक है, तो मैं इस टाइम किस फेज़ में होंगी, रेस्ट फेज़ पे होंगी। लेकिन अगर मैंने अपनी पोजीशन चेंज की, यहाँ से उठ के मैं किसी और प्लेस पे चली गई, तो इसका मतलब है कि मैं किस फेज़ में होंगी, किस स्टेट में होंगी, स्टेट ऑफ रेस्ट में, ठीक है। तो दो तरह के स्टेट हमारे पास आ जाते हैं, एक आता है स्टेट ऑफ रेस्ट और एक हमारे पास आती है स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन को भी आगे फर्दर आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दे के जो है वो बताया हुआ है कि जो एक, आप सपोज करो कि जो एक मूविंग ट्रेन है, मूविंग ट्रेन का कैबन है, उसकी जो वॉल्स हैं वो क्या हैं, फिक्स्ड है। ऐसे ही है ना, ट्रेन तो मूव कर रही है लेकिन जो उसकी वॉल्स हैं वो क्या है, फिक्स्ड है। वॉल तो नहीं है कि ट्रेन की एक वॉल जो है वो थोड़ी देर बाद दूसरी जगह पे आ जाएगी, ऐसे तो नहीं होता। ट्रेन का जो कैबन है उसकी वॉल जो है वो क्या होंगी, फिक्स्ड होंगी, ठीक है। अब जो पीपल वहाँ पे बैठे हुए हैं, येट दे आर इन मोशन, वो लोग तो मोशन में हैं और पर्सन जो है वो स्टेशनरी है ऑन द ग्राउंड, ऐसे ही है, ठीक है ना। आप लोग मतलब जो ग्राउंड है, जो ट्रेन का ग्राउंड है, वो तो स्टेशनरी है जहाँ पे एक पर्सन आप बैठे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते, वी कैन नॉट से कि ऑब्जेक्ट जो है वो एब्सोल्युटली एट रेस्ट पे है या एब्सोल्युटली वो मोशन में है। तो तमाम की तमाम मोशन जो है बेटे रिलेटिव टू अ पर्सन और इंस्ट्रूमेंट ऑब्जर्विंग होता है, या तो वो रिलेटिव होंगी उस पर्सन के साथ या वो मोशंस रिलेटिव होंगी किसके साथ, इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जो कि वो ऑब्जर्व कर रहा होगा। इज दैट क्लियर? सिंपल सी बात थी, इसको आपने याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास हम आगे फर्दर अगर चलते हैं कि हमने जब ट्रेन की मोशन को डिटरमिन करना हो तो ऑब्जर्वर क्या करेगा। अगर आपने ट्रेन की मोशन को ऑब्जर्व करना है, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या बात कर रही हूँ कि अगर आपने ट्रेन की मोशन को बेटे ऑब्जर्व करना हो तो आप क्या करोगे इस केस में। ऑब्जर्वर जो है, आप भी ऑब्जर्वर हो सकते हो, ऑब्जर्वर जो है वो बॉल को ड्रॉप करेगा और वो मेजर करेगा हॉरिजेंटल डिस्टेंस जो कि बॉल ने ट्रैवल किया। यानी कि बॉल अपने नीचे फेंकी, बॉल ट्रैवल करके आगे चला गया, वो डिस्टेंस जो बॉल ने हॉरिजेंटली ट्रैवल किया उसको हमने क्या करना है, हमने अब वर्टिकल डिस्टेंस जो है
उसको भी जेन में रखना है, और इन टाइम टी सेकेंड इन ईच केस जो है हमने रिकॉर्ड करना है। और इस चीज़ को आगे फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के केसेस लेंगे। एक केस 1 होगा और एक हमारा केस 2 होगा। 1 बाय 1 दोनों केसेस में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। पहले हम उसकी रीडिंग कर लेते हैं, देन मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूँगी। पहले हमारे पास आता है केस 1, ठीक है। सपोज अ ट्रेन इज स्टेशनरी, ठीक है। In that case, the horizontal velocity of the ball will be 0. The horizontal distance travel will also be 0. In this scenario, the observation made by the observer inside the train and by someone outside the train will be identical. The ball will be falling to a point on the floor directly below the point from where it is dropped. ये एक केस है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ अभी। सेकेंड केस बी हमारा क्या है? द ट्रेन इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v नॉट. When the ball is released, it has an initial horizontal velocity v naught and it behaves like a projectile. It travels a horizontal distance v naught t into in time t it takes for a ball to reach the floor. Since both the train and observer inside it are moving with the same velocity v naught, they both travel the same horizontal distance v naught t in the same time t. Therefore, the observer inside the train sees that the ball falls to a point on the floor directly below where it is dropped. In contrast, an observer outside the train will see the ball following a projectile path as shown in figure 11.1b. Thus, observer in different frame of reference moving with uniform velocity relative to each other will perceive motion differently. हमने यहाँ पे दो केसेस बेटे अभी रीड आउट किए मैंने, दोनों को मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूँगी, अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगी। हम यहाँ पे कंसेप्ट पढ़ रहे हैं किसका? एब्सोल्यूट रेस्ट का और एब्सोल्यूट मोशन का। यहाँ पे हम लोग जो है वो एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। हमने यहाँ पे क्या करना है? हमने मोशन को ऑब्जर्व करना है फ्रॉम डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम्स। हमने क्या करना है? यहाँ पे डिटर्मिन करनी है ट्रेन की मोशन को। ऑब्जर्वर क्या करेगा? ऑब्जर्वर क्या है? जो भी ऑब्जर्व कर रहा है, कोई भी पर्सन हो सकता है। ऑब्जर्वर जो है वो बॉल को ड्रॉप करेगा और उसका हॉरिजेंटल डिस्टेंस जो है वो मेजर करेगा। वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो भी उसने याद रखना है। इन टाइम जो टाइम्स हम लेंगे वो क्या होगा? t सेकेंड होगा, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे दो डिफरेंट केसेस आते हैं, एक केस 1 होगा और एक केस 2 होगा। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं केस 1 को, केस ए को। केस ए में बेटे हमारे पास क्या है? आपने यहाँ पे दो मेन चीज़ें याद रखनी है। पहला पॉइंट हमारा क्या है कि हॉरिजेंटल वेलोसिटी जो बॉल की है वो क्या है? डैट विल बी ज़ीरो, वो ज़ीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मैंने क्या बता दिया? हम जो केस अभी स्टडी कर रहे हैं ना, केस 1, इस केस में ट्रेन जो है वो क्या है? स्टेशनरी है। क्या है? ट्रेन जो है वो स्टेशनरी है। ट्रेन जो है वो मूव नहीं कर रही। सपोज करना है आप लोगों ने, आप सपोज करो कि ट्रेन मूव नहीं कर रही, जहाँ पे खड़ी है वहीं पे खड़ी है, स्टेशनरी है ट्रेन, ठीक है। इस केस में जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी है बेटे बॉल की वो क्या होगी? डैट विल बी ज़ीरो, वो ज़ीरो हो जाएगी। हॉरिजेंटल डिस्टेंस जो बॉल ट्रेवल करेगा वो भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। ये दो मेन पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। इस केस में ऑब्जर्वेशन जो ऑब्जर्वर मेट करेगा इनसाइड द ट्रेन, अगर वो ट्रेन के अंदर होगा, ठीक है। ऑब्जर्वर इन द ट्रेन, हमने क्या पढ़ा? ऑब्जर्वर अब ट्रेन के अंदर है, ट्रेन क्या है? स्टेशनरी है, ठीक है। दो मेन चीज़ें हैं, हॉरिजेंटल वेलोसिटी बॉल की जो है विल बी ज़ीरो और हॉरिजेंटल डिस्टेंस जो है वो भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। इस केस में जब ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वर लेगा जब वो इनसाइड द ट्रेन, यानी कि जब ट्रेन के अंदर होगा, और एक पर्सन वो जो कि आउटसाइड द ट्रेन होगा, यानी कि दो हमारे पास पर्सन है यहाँ पे। केस नंबर 1 हम स्टडी कर रहे हैं। एक पर्सन वो है जो ट्रेन के अंदर है और एक पर्सन वो है जो ट्रेन के बाहर है, यानी कि एक है इन द ट्रेन और एक ऑब्जर्वर आपके पास क्या है? आउटसाइड द ट्रेन, ट्रेन के बाहर है, ठीक है। ये देखो बेटे डायग्राम भी बनी हुई है। ट्रेन आपकी क्या है? स्टेशनरी है। ये क्या है? कोई भी ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर क्या कर रहा है? बॉल को उसने जो है वो नीचे इस तरह से फेंका है, ठीक है। बॉल को इसने ड्रॉप किया है हॉरिजेंटल डिस्टेंस मेजर करने के लिए। दो यहाँ पे हमने डिफरेंट एग्जांपल्स लेनी है। एक ऑब्जर्वर हमारा ट्रेन के अंदर होगा, इनसाइड द ट्रेन होगा, और एक ऑब्जर्वर हमारा आउटसाइड द ट्रेन होगा। और ट्रेन जो है वो मूव नहीं करेगी बल्कि वो क्या होगी? स्टेशनरी होगी। इन दैट केस अब क्या होगा कि वो ऑब्जर्वेशन जो कि बेटे ऑब्जर्वर जो इनसाइड द ट्रेन था और दूसरा ऑब्जर्वर जो आउटसाइड द ट्रेन था, दोनों की ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी? आइडेंटिकल होंगी,
सेम होंगी, ठीक है। दोनों की ऑब्जर्वेशन मैंने क्या कह दिया, सेम होंगी। बॉल जो है इट विल फॉल टू अ पॉइंट ऑन द फ्लोर, वो फ्लोर पे बॉल गिरता है डायरेक्टली बिलो द पॉइंट वेयर इट इज ड्रॉप, ठीक है। ये देखो गिरा और ये वहीं पे फॉल होगा फ्लोर के ऊपर डायरेक्टली बिलो द पॉइंट फ्रॉम वेयर इट इज ड्रॉप, जहां पे इसको हमने फेंका ना, जब आपने फेंका, आप बॉल को पकड़ के जब नीचे फेंकते हो, आप खुद भी ऑब्जर्व करके देखो तो बॉल जो है उसी पॉइंट पे ड्रॉप होता है जिस पे आप इसको फेंक रहे होते हो, ठीक है। जस्ट बिलो द पॉइंट, ठीक है, यही आपकी बुक में लिखा हुआ है ना, जस्ट बिलो द पॉइंट फ्रॉम वेयर इट वाज ड्रॉप, जहां से हमने इसको फेंका था। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है, चाहे वो पर्सन ट्रेन के अंदर खड़ा है चाहे वो पर्सन ट्रेन के बाहर खड़ा है, तो दोनों की ऑब्जर्वेशन बेटे इस केस में क्या होती है, सेम होती है। इज डेट क्लियर? तो ये हमने केस 1 स्टडी किया। केस 1 में हमने क्या पढ़ा कि जब ट्रेन हमारी स्टेशनरी थी, तो इस केस में जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा कि ऑब्जर्वेशन जो ऑब्जर्वर नोट करता है, चाहे वो इनसाइड द ट्रेन हो चाहे वो आउटसाइड द ट्रेन हो, ऑब्जर्वेशन जो दोनों केसेस में है वो क्या होंगी, सेम होगी। बॉल जो है वो उस पॉइंट पे फॉल करेगा डायरेक्टली जहां पे बिलो द पॉइंट जहां पे इसको पहले ड्रॉप किया गया था। क्लियर? अब हम करेंगे दूसरा केस स्टडी। दूसरा केस हमारा क्या है कि जब ट्रेन जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगी। पहले क्या था कि ट्रेन जो है वो स्टेशनरी थी, मूव नहीं कर रही थी। अब क्या है, ट्रेन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। इस केस में क्या होगा, ठीक है, इस केस में क्या होगा बेटे, दो मेन चीजें यहाँ पे आप याद रखोगे। इनिशियल हॉरिजेंटल वेलोसिटी जो बॉल की है वो क्या होगी, यहाँ पे वी नॉट होगी। क्या होगी, वी नॉट होगी। हमने क्या पहले जब जब पहला केस मैंने आपको पढ़ाया था, जब मैंने आपको बताया था कि ट्रेन जो है वो स्टेशनरी है, उस केस में मैंने आपको बताया था कि हॉरिजेंटल वेलोसिटी है वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। लेकिन अब क्या हो गया कि ट्रेन जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ बेटे मूव कर रही होगी तो उसकी इनिशियल हॉरिजेंटल वेलोसिटी क्या होगी, वी नॉट होगी। और उसका बिहेवियर कैसा होगा, इट बिहेव लाइक अ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, ये बात आप याद रखोगे, आपकी बुक में यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जब हम बॉल रिलीज करेंगे तो उसकी इनिशियल हॉरिजेंटल वेलोसिटी कितनी होगी, वी नॉट होगी। और वो किस तरह से बिहेव करेगा, वो बिहेव करेगा एज अ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, उसके बाद वो थोड़ा सारा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। डिस्टेंस किस डायरेक्शन में, डिस्टेंस हॉरिजेंटल डिस्टेंस होगा। ठीक है, और कितने टाइम इंटरवल में वो कवर करेगा डिस्टेंस बेटे, इन टाइम टी। हम सपोज यहाँ पे जो टाइम करेंगे, इमेजिन करेंगे वो टाइम टी सेकेंड हमारा होगा। वो टाइम जो उसने नीचे फ्लोर पे मतलब जाने तक का लिया ना। ठीक है, ये देखो ये बॉल यहाँ से यहाँ तक गया फ्लोर तक। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में जो टाइम लिया उसने वो क्या हमारा हो गया, टी सेकेंड हो गया, यानी कि वो टाइम जिससे बॉल जो है वो फ्लोर तक गई। ठीक है, अब अब हमारे पास जो टोटल हॉरिजेंटल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बेटे, अगर हम डिस्टेंस देखें, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हमने सपोज कर लो कि डिस्टेंस को हम सपोज करते हैं एक्स। तो हमारा डिस्टेंस जो है बेटे वो जो वेलोसिटी है हमारी हॉरिजेंटल वेलोसिटी और जो टाइम है, उन दोनों का जब हम प्रोडक्ट लेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे हॉरिजेंटल डिस्टेंस के इक्वल। समझ आ रही है मैंने क्या कहा? मैंने आपको कहा कि दोबारा समझो, दोबारा सुनो। मैंने आपको कहा कि बॉल जब हम रिलीज करेंगे तो उसकी इनिशियल हॉरिजेंटल वेलोसिटी कितनी होगी बेटे, वी नॉट होगी। ठीक है, ये चीज़ याद रखो। फिर मैंने आपको कहा कि जो टाइम लेगा वो फ्लोर तक हिट करने में बॉल वो कितना लेगा, टी लगेगा। अब मैंने आपको बताया था कि ये बिहेव करेगा एज ए प्रोजेक्टाइल। तो बॉल को फ्लोर तक जाने में जो टोटल डिस्टेंस लगा उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे उसको ऐसे, हम जो हमारी वेलोसिटी है यानी कि जो वी नॉट है उसको हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड यानी कि स्मॉल टी से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर आप सपोज कर लो कि हमारा जो डिस्टेंस है उसको हम सपोज करते हैं वो एक्स के इक्वल है, तो आपका डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू वी नॉट टी। ये आपका हॉरिजेंटल कितना हो जाएगा, वी नॉट टी इन टाइम पीरियड टी। ठीक है, क्लियर हो गया, इस बात की समझ आ गई बेटे? आगे चलते हैं। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि ट्रेन और ऑब्जर्वर दोनों के दोनों अब क्या हैं, ट्रेन एंड ऑब्जर्वर इनसाइड इट आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी। अब हम यहाँ पे करेंगे कि ट्रेन और ऑब्जर्वर जो हैं वो मूव कर रहे हैं विद द सेम वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी है उनकी, वी नॉट। ठीक है, क्या हमने सपोज किया कि ऑब्जर्वर और जो ट्रेन है, बोथ ऑब्जर्वर एंड
ट्रेन आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, और वेलोसिटी कौन सी है, v0 है इस केस में, और ये दोनों के दोनों जो हैं सेम हॉरिजेंटल डिस्टेंस को ट्रैवल करेंगे इन टाइम पीरियड t। यहाँ पे जो टाइम पीरियड होगा वो t होगा। तो ऑब्जर्वर जो इनसाइड के मतलब ट्रेन के अंदर होगा ना बेटे, वो देखेगा कि बॉल जो है वो फॉल होता है कहाँ पे, किसी भी पॉइंट पे ऑन द फ्लोर डायरेक्टली बिलो वेयर इट वाज ड्रॉप, जहाँ पे वो पहले गिरा था उस पॉइंट से बिल्कुल बिलो जो है वो बॉल यहाँ पे गिरेगा। इसी तरह अगर हम उसका कंट्रास्ट लें या रिलेटिव अगर उसका हम देखें, तो वो ऑब्जर्वर जो ट्रेन के आउटसाइड खड़ा होगा वो क्या ऑब्जर्व करेगा, उसकी क्या ऑब्जर्वेशन होगी, वो ऑब्जर्व करेगा कि बॉल जो है वो फॉलो करेगी एक प्रोजेक्टाइल पाथ को, जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम में भी नजर आ रहा है। तो ये जो पाथ है बेटे, दिस इज प्रोजेक्टाइल पाथ। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस देखो ना, अब दोनों केसेस में हमारे पास डिफरेंस क्या आया। जब हमने पहला केस पढ़ा था तो उसमें हमारे पास दो ऑब्जर्वर थे, एक ऑब्जर्वर ट्रेन के अंदर था, एक ऑब्जर्वर हमारा ट्रेन के बाहर था, लेकिन दोनों की ऑब्जर्वेशन क्या थी, सेम थी। लेकिन जब हमने केस बी स्टडी किया तो बेटे यहाँ पे भी हमारे पास दो ऑब्जर्वर थे, एक ऑब्जर्वर वो था जो ट्रेन के अंदर था, एक ऑब्जर्वर वो था जो ट्रेन के बाहर था। लेकिन इन दोनों ऑब्जर्वर की जो ऑब्जर्वेशन थी वो क्या थी, वो ऑपोजिट थे। ठीक है, एक को तो जो इनसाइड द ट्रेन था, जो ट्रेन के अंदर ऑब्जर्वर था बेटे, उसने क्या देखा था कि बॉल जो है वो ग्राउंड पे फॉल होता है डायरेक्टली बिलो द पॉइंट, कौन से पॉइंट, जहाँ पे वो पहले ड्रॉप किया गया था। लेकिन वो ऑब्जर्वर जो ट्रेन से बाहर होता है उसने क्या नोट किया, उसकी क्या ऑब्जर्वेशन थी, उसने नोट किया कि बॉल जो है वो एक प्रोजेक्टाइल पाथ को जो है वो फॉलो कर रहा है। और ये जो आपको डायग्राम नजर आ रही है ना, ये प्रोजेक्टाइल पाथ है। ठीक है, तो जो आउटसाइड द ट्रेन है उसको ये प्रोजेक्टाइल पाथ लगेगा, और जो इनसाइड द ट्रेन है उसको ये वाला पाथ लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जब केस बी को हम स्टडी करते हैं कि जब आपकी ट्रेन जो है वो मूव कर रही होती है, ठीक है, तो उस केस में जो दो ऑब्जर्वर हैं, एक इनसाइड द ट्रेन और एक आउटसाइड द ट्रेन, उन दोनों की ऑब्जर्वेशन जो है वो क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। क्लियर। अब ये जो दोनों केसेस हमने पढ़े, अगर हम एंड पे अगर आप नोट लिख रहे हो तो बेटे आप क्या लिखोगे, आप इनकी कंक्लूजन लिखोगे। कंक्लूजन में हम यहाँ पे ये जो हमने दोनों केसेस पढ़े, तो इन दोनों केसेस में हमने क्या चीज़ कंक्लूड की, क्या चीज़ हमें पता चली, हमने क्या देखा कि जो ऑब्जर्वर है वो डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। ठीक है, एक दफ़ा वो मूविंग ट्रेन में था, एक दफ़ा वो जो है स्टेशनरी ट्रेन में था, यानी कि हमारे पास डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस थे। मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसको हमने लिया रिलेटिव टू ईच अदर, और हमने क्या नोट किया कि यहाँ पे दे परसीव मोशन डिफरेंटली, यानी कि अगर यहाँ पे हमारे पास जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो डिफरेंट होंगे तो जो मोशन हम परसीव करेंगे वो भी क्या करेंगे, डिफरेंटली जो है वो परसीव करेंगे। आपकी बुक में यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये जो लिखा हुआ है ना, ऑब्जर्वर इन डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी रिलेटिव टू ईच अदर विल परसीव मोशन डिफरेंटली। इस चीज़ को अंडरलाइन करो। ये क्या है, दिस इज कंक्लूजन। ये दोनों हमारे जो केसेस हैं, केस ए और केस बी, उसकी जो है कंक्लूजन है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, इसलिए आपको इसका पता होना चाहिए, इसको आपने अंडरलाइन कर लेना ताकि ये आपको याद रहे। दिस इज कंक्लूजन, ये हमारा रिजल्ट है, ये हमने कंक्लूजन निकाली है केस ए और केस बी स्टडी करने के बाद। क्लियर हो गया। तो आज के लेक्चर में बेटे मैंने आपको क्या पढ़ा दिया, हमने पढ़ लिया, सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे इंट्रोडक्शन पढ़ाई, हमने पढ़ा क्लासिकल फिजिक्स, एंड देन हमने क्या पढ़ी, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ी। क्लासिकल फिजिक्स की कुछ लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से क्लासिकल मैकेनिक जो है वो फेल था, डिफरेंट यहाँ पे उसकी लिमिटेशन आ गई थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, बहुत सारे ऐसे बिहेवियर थे जो कि क्लासिकल फिजिक्स में डिस्क्राइब नहीं हुए थे, और हमारे पास वो सारे के सारे आंसर जो हैं वो मॉडर्न फिजिक्स में आए, वो मैंने सबको आपको बताया। इसके बाद हमने आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसके मेन 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताया। 2 मेन पॉइंट्स हमारे पास क्या थे कि लॉ ऑफ फिजिक्स जो है वो सेम है फॉर ऑल डायरेक्शन। दूसरा पॉइंट इसका क्या था कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट होती है रिगार्डलेस ऑफ द ऑब्जर्वर मोशन, वो इस चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रही होती कि ऑब्जर्वर जो है उसकी मोशन कैसी है। ठीक है, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। ये 2 मेन पॉइंट्स थे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, रिलेटिव मोशन पढ़ा। रिलेटिव मोशन के में मैंने आपको क्या बताया कि रिलेटिव मोशन जो है बेटे, इट रेफर टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंसर्निंग एन अदर ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर। इसकी डेफिनेशन की, फिर हमने रिलेटिव डायरेक्शन देखी, फिर मैंने आपको
एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन का जो कंसेप्ट है वो मैंने आपको बताया। इस कंसेप्ट में मैंने आपको क्या बताया कि बेटे रिलेटिव मोशन या रिलेटिव जो एब्सोल्यूट रेस्ट है या एब्सोल्यूट जो मोशन है उसमें हमने मूविंग ट्रेन की जो कैबन्स हैं उनकी वॉल्स की एग्जांपल ली, ठीक है। इसी तरह फिर हमने दो यहाँ पे बेटे केसेस स्टडी किए और हमने यहाँ पे मोशन को ऑब्जर्व किया फ्रॉम डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम्स, ठीक है। केस 1 और केस 2 हमने पढ़ा। केस 1 में हमने क्या स्टडी किया कि जब ट्रेन जो है वो स्टेशनरी होगी तो इस केस में जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी बाल की होगी वो कितनी होगी, वो 0 होगी। हॉरिजेंटल डिस्टेंस जो ट्रेवल होगा बाय द बॉल वो भी क्या होगा, 0 होगा। दूसरा केस हमने क्या स्टडी किया कि जब ट्रेन जो है वो मूव करेगी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। इस केस में बेटे जो इनिशियल हॉरिजेंटल वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, v0 होगी और वो बिहेव करेगी एज ए प्रोजेक्टाइल। और दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे डिस्टेंस पढ़ा कि जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा, वो होगा v0 इंटू टी के इक्वल। क्लियर। तो ये एक जस्ट हमने आज चैप्टर स्टार्ट ही लिया है, इसका इंट्रोडक्शन ही मैंने आपको बताया। इन द एंड बेटे एक दफ़ा से दोबारा मैं आपको एक और डेफिनेशन भी लिखवा देती हूँ रिलेटिविटी की। Relativity is the study of the way in which observer from moving frame of reference affect your perception of the world, ठीक है। ये दोनों डेफिनेशंस में से जो आपको इजी लगती है वो आप यहाँ पे राइट कर सकते हो। यहीं पे बेटे आज का टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इस पूरे टॉपिक को आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, ठीक है। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है उसको स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और मुझे यहीं पे इजाज़त दो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।